जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये हालिया आपने अमेरिका की और ईरान की जंग के हवाले से देखा होगा। 40 रोज़ा जंग जो है, इसमें कोई पेशरफ हमें इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि इसके हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि इनका जो कोई 47 ईयर से ये क्लैश चल रहा है, तो ये रातों रात ओवरनाइट जो है ये बेहतर नहीं हो सकता। इसके लिए नेगोशिएशन के लिए हमें टाइम की ज़रूरत थी। इसमें तकरीबन हमें कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन चाहिए थे कि इनके जो सिटिंग होती, मुज़ाकरात होते और इसमें आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त होती तो बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा थे। क्योंकि आज जो हमने देखा 21 घंटे की तवील नशिस्त के बाद नताइज वही आए हैं जो जिसका हमें ख़दशा था कि यहाँ पर सूरत हाल बेहतरी की तरफ तो चले गई थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और DGISI की काविश से ये स्टेज सजा और इसमें वज़ीर ख़ारजा का भी रोल बहुत अहम था। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद मुज़ाकरात हतमी तौर पर सामने क्यों नहीं आए, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो मेरा ख़्याल है कि इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है स्टेट ऑफ हॉर्मस की आई है। वहाँ पर जो इनकी कोशिश थी कि उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके कंट्रोल के हवाले से कौन वहाँ पे इसको लुक आफ्टर करेगा। कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाता जिसमें ईरान और अमेरिका या कोई थर्ड पार्टी मिलकर ये तमाम मामला को देखती, तो वहाँ पर लोगों को शायद मुश्किलात ना आती। तो यहाँ पे जो मुश्किलात बनी हैं तो इसी वजह से 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल और स्टेट ऑफ हॉर्मस, और सबसे बड़ा जो उसका एटमी मवाद था उसके ऊपर इशू बना है। इस पे इनके मुज़ाकरात जो इसके लिए बड़ी नशिस्त ज़्यादा बड़ी चाहिए थी क्योंकि 70-71 के करीब लोग ईरान से आए थे जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आकर कोशिश तो की थी कि पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात स्टेज सजी है, पाकिस्तान अमन का पैगाम लेके पूरी दुनिया में इस पे काम कर रहा था, लेकिन इसके नताइज उस तरह नहीं आए जितनी काविश, मेहनत, अनथक कोशिश के बावजूद ये स्टेज सजाया गया इस्लामाबाद के अंदर। तो यहाँ पर एक अफसोसनाक बात यह है कि आज अमेरिकन भी वापस जा चुके हैं और ईरानी भी डेलीगेशन वापस जा चुका है। तो अब ये आगे जो सूरत हाल है वो काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रही है। उसमें चूँकि आपने देखा हालिया 40 दिनों के अंदर जितनी मार काट हुई है, अब खदशा ये पाया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर ये वापस जंग की तरफ जाते हैं और इनका कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो तीसरी आलमी जंग का रास्ता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। ये इसमें बड़ी शिद्दत आएगी। तो इसमें जैसे गड़मास होता है वो उसका खदशा है कि वो कहीं ना फैल जाए, क्योंकि बहुत सारे प्लेस जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं उनकी डिवीज़न भी हो चुकी है। 9 प्लेस के अंदर तकरीबन 4 जो हैं वो तो मुज़ाकरात चाहते नहीं थे, उसमें से 5 ममालिक की कोशिश थी कि मुज़ाकरात हों और बेहतरी की तरफ जाएं और खित्ते में अमन आए, दुनिया का अमन बरकरार रहे। लेकिन अब खदशा ये है कि इसमें मामलात बहुत तेज़ी से ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा सिलसिला हो, मज़ीद इन्हें टाइम मिले और ये एक नशिस्त के लिए दोबारा बैठ जाएं और जो पॉइंट्स हैं उसका हल तो बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए ईरान को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ईरान को भी, अमेरिका को भी थोड़ा 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। जब तक ये पीछे नहीं हटते और यहाँ पर इनकी सिटिंग दोबारा नहीं होती तो ये हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा बनते जाएंगे। पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है उसके पेश नज़र ईरान को भी हमें थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ेगी। इनके जो मरासम हमारे बहुत ज़्यादा करीब हम पहुंच चुके हैं तो उसमें भी दरार पड़ सकती है, क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट किया है सऊदी अरेबिया के साथ किया है। हमारे जो जेट तैयारे इस वक्त आर्मी फोर्सेस के साथ वहाँ पर मौजूद है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो आने वाली जो स्टेज के अंदर सूरत हाल है वो काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर भी दोबारा हालात बहुत पेचीदा और बड़े परेशान कुन जो है बनने जा रहे हैं। तो यूरोप के अंदर जो है ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो कुछ लोग तो चाह रहे थे कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हों, जैसे कि फ्रांस ने और बरतानिया ने भी दुआ की। तकरीबन 60-70 मुल्कों से ज़ायद सुफरा और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की कॉल हमारे बड़ों को आई, उनको अप्रिशिएट किया गया, उनका शुक्रिया अदा किया गया कि आप अमन की तरफ गामज़न है, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। पूरी दुनिया दुआ करती है अल्लाह करे कि ये अमन का चराग रोशन रहे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि
اس وقت جو حالات بہت ہی خطرناک دہانے پر پہنچ چکے ہیں. تو اس سیگمنٹ میں آج ہم یہ چھوٹا سا انالیسس دے رہے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کن وجوہات کی بنا پر یہ مذاکرات مکمل طور پہ ڈیمیجز ہوئے ہیں. جو امریکن ڈیلیگیشن تھا ان کا اصل مقصد آنے کا کیا تھا, وہ کیوں آئے تھے, کس مقاصد کے ساتھ یہ نشست انہوں نے کی ہے, کیا وہ اسی کام کے لیے آئے تھے یا ان کے کچھ اور مقاصد تھے جس وجہ سے ٹرمپ نے اور ان کے ساتھ جو اپنے خاص آنکھ اور کان کو بھیجا, انہوں نے یہاں پر آ کر تمام چیزوں کو آبزرو کیا اور سڈنلی یہ سارا چیزوں کا پیک ہونا, واپس جانا اور مذاکرات کو آگے نہ لے کے چلنا, تو اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان دکھائی دے رہا ہے. تو وہ مقاصد یہاں پر وہ جو لے کے آئے تھے شاید انہوں نے اپنے مقاصد پورے کیے, لیکن سنسیئرلی ایران کوشش کرتا رہا, آخر تک اس نے کوشش کی اور اپنا بہت بڑا ڈیلیگیشن وقت لے کے آیا. اس کا مقصد بھی یہی تھا, اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے. تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو نشست کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اس کے راستے کھول کے رکھتے ہیں, دروازے کھول کے رکھتے ہیں, کھڑکیوں کو کھول کے رکھتے ہیں. لیکن امریکن نائب صدر انہوں نے سڈنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں. ہماری یہ 3 ایجنڈے کے اوپر باتیں ابھی فائنل نہیں ہو رہی, کیونکہ لبنان کے اندر بھی 2-3 دن سے فاسفورس بم سے جو نقصان ہوا ہے, تو وہ بھی ایک ایران نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ کہیں پہ بھی جو ہے نا جنگ بندی میں کوئی حملہ نہیں ہوگا, اس کے باوجود یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں آنے والے وقت میں کافی پریشانی کا باعث بنے گی. تو اس لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے جائے, حالات بہتر ہوں. تو اگلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اہم باتوں سے پردہ اٹھائیں گے, بتائیں گے کہ اصل حقائق تھے کیا, کس وجہ سے یہ مذاکرات رکے ہیں اور اگلی حکمت عملی کیا ہوگی اور دنیا کس دہانے پر پہنچ جائے گی اور کیا ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں پروگرام اظہار خیال میں علی کامران ڈلو کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. رائٹرز ٹی وی اردو سے مجھے اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.